नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल, आपका बायोलॉजी लेक्चरर एंड यू आर वाचिंग एग्रो ज्ञान क्लासेस। ये जो एग्रो ज्ञान क्लासेस चैनल है, यूट्यूब चैनल, ये हमारे राजकुमार सर ने डेवलप किया है। और ये जो चैनल है वो स्पेशली एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए है, चाहे वो +1 में हो, चाहे +2 में हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हो, चाहे आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप +1 +2 में हो, आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। एग्रो ज्ञान क्लासेस यहाँ एग्रीकल्चर के लिए अपने राजकुमार सर हैं, पूजा मैम वहाँ पर केमिस्ट्री के लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं यहाँ बायोलॉजी का पोर्शन संभाले हुए हूँ, और जिसमें बॉटनी वाला पोर्शन मैं करवा रहा हूँ, और जूलॉजी वाला पोर्शन जो है वो अपने प्रमोद सर करवा रहे हैं। साइटोलॉजी के थ्रू उन्होंने 2 या 3 लेक्चर उन्होंने डाल रखे हैं। मैं करवा रहा था आपको फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, और इसमें 2 वीडियो अपने पहले भी अपलोड कर चुके हैं। ये मेरा तीसरा वीडियो। लास्ट वीडियो में अपनों ने क्या किया था, लास्ट वीडियो अपना था एक हल्की सी झलक दिखाई थी किसकी, हरित लवक की। हरित लवक क्या है, प्रकाश संश्लेषण के स्थल है। ये वो स्थल हैं जहां पर प्रकाश संश्लेषण की घटना परिघटित होती है, जहां पर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब पहला सवाल उठता है कि हरित लवक क्या है, कहां पर उपस्थित होता है, और इसकी क्या मैकेनिज्म है, क्या इसकी कार्य प्रणाली है। तो आज अपने उसी पॉइंट के साथ, उसी की पॉइंट के साथ आगे बढ़ेंगे, जो कि अपना है आज का टॉपिक हरित लवक। यहाँ आप देख सकते हैं हरित लवक की एक संरचना नामांकित चित्र स्ट्रक्चर दिखा रखी है। और पहला सवाल जो उठता है वो क्या होगा अपना, कि कहाँ उपस्थित होता है। तो वो कोशिकाएं कौन से जहां पर हरित लवक ये कोशिकांग पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हरित लवक भी क्या अपने आप में एक स्वायत्त शासी कोशिकांग होता है। स्वायत्त शासी या ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल क्यों बोला गया, वो अपने आगे डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, ये उपस्थित कहाँ होता है, ये उन हर एक उस पादप के हर एक उस भाग में उपस्थित होता है जहां पर हरा रंग दिखाई देता है। अगर शाखीय पादपों की बात करें, हर्बेसियस प्लांट की बात करें, तो उसका जो स्टेम है, ग्रीन स्टेम, वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में कौन सी कोशिकाएं हैं, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स मतलब पर्णमध्योतक कोशिकाएं, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या हुआ, इट टेक प्लेस, ये कहां पर उपस्थित होता है। तो अपने बोले कहां परिघटित होती है प्रकाश संश्लेषण की घटना, हरित लवक में घटित होती है। हरित लवक कहां उपस्थित होता है, हरित लवक अपने उपस्थित होता है पर्णमध्योतक कोशिकाओं में, या कह सकते हैं मीजोफिल सेल्स। ठीक है, उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात दूसरा सवाल उठता है, ये दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। मैं कह रहा हूं प्लांट सेल, जो पादप कोशिका में उपस्थित दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। यहां पादप कोशिका या प्लांट सेल को मेंशन क्यों किया गया, क्योंकि अगर नॉर्मली अपने जनरली पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा एक कोशिका में, एक टिपिकल एक सामान्य कोशिका में, यहाँ पर अपने जंतु कोशिका या पादप कोशिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक कोशिका की। तो अपना उत्तर क्या होगा, जो सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होगा, केंद्रक। कई लोग इस बात से सरोकार नहीं रखते कि सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग वो केंद्रक होता है। कई लोग क्या बोलते हैं, कई लोग ये मानते हैं, कई वैज्ञानिक या कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो रिक्तिका या वैक्यूल है, जो कि पूरी तरह सही नहीं है। क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ जो कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो इसको कोशिकांग मानते नहीं। वो एक विवादास्पद बात है। अगर सबसे पहले अगर आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसके अंदर 2 ऑप्शन में क्या है, एक रिक्तिका वैक्यूल है और दूसरा क्या केंद्रक या न्यूक्लियस है, तो अपने किस पर टिक करेंगे, रिक्तिका पर। अगर रिक्तिका नहीं दे रखा तो अपने केंद्रक ही मानते हैं सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल। और पादप कोशिका कुछ है दूसरा सबसे बड़ा, तो अपने बोलेंगे कौन सा, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। और जब जंतु कोशिका की बात है तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहां, दोनों में उपस्थित होता है, लेकिन हरित लवक जो है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका या प्लांट सेल में उपस्थित होता है। तो प्लांट सेल या पादप कोशिका में दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट,
और जंतु कोशिका में हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये संरचना है, इसकी स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इसमें क्या बोलेंगे, ये दोहरी झिल्ली आबद्धित कोशिका में डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। इसमें आप देख रहे होंगे कि दो अपने झिल्लियां बना रखी, कलाएं या मेम्ब्रेन दिखा रखी है। तो पहला दूसरा सवाल क्या हो गया कि कितनी झिल्लियां पाई जाती है, तो अपने बोलेंगे दो झिल्लियां, बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली पाई जाती है, लेकिन दोनों की संरचना में कुछ ना कुछ फर्क देखने को मिलता है। अपने को पता है कला या झिल्ली या मेम्ब्रेन के मेजर कंपोनेंट क्या है, मुख्य घटक क्या है, पहला कौन सा होता है, प्रोटीन, और दूसरा क्या होता है, लिपिड। इनका जो अनुपात है, रेशो है, उनमें कुछ अपने को फर्क देखने को मिल सकता है। तो लिपिड जो है वो बाहरी और जो झिल्ली है आउटर मेम्ब्रेन, उसमें लिपिड की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा बराबर रहती है। एक भाग क्या होगा, प्रोटीन होगा, दूसरा भाग, एक भाग ही क्या होगा, प्रोटीन, और एक भाग ही अपने पास लिपिड होगा। लेकिन जो आंतरिक झिल्ली है उसमें दो भाग क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा, प्रोटीन, और एक भाग क्या मिलेगा अपने को, लिपिड। तो बाहर वाली झिल्ली के लिए लिपिड और प्रोटीन का अनुपात क्या रहेगा, 1:1, 1:1। जबकि आंतरिक झिल्ली जो इनर मेम्ब्रेन है उसके लिए क्या रहेगा, 2:1। यहाँ 2 किसके लिए है, यहाँ प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है। तो दोनों में क्या, परमेबिलिटी में, पारगम्यता में भी फर्क देखने को मिलता है। बाहर वाली झिल्ली सभी पदार्थों के लिए, सभी मटेरियल के लिए क्या होगी, परमिएबल होती है, पारगम्य होती है। लेकिन आंतरिक झिल्ली है वो प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस के लिए ये इम्परमिएबल होती है, अपारगम्य होती है, ये इनको परमिट नहीं देती, वो रोक लेती उनको। तो तीसरी बात क्या होगी, आंतरिक झिल्ली है वो प्रोटॉन के लिए या हाइड्रोजन आयंस के लिए क्या नहीं है, पारगम्य नहीं। और अंदर घुसते हैं अपने, और अंदर घुसेंगे तो अपने को क्या दिखाई देगा, अपने को खाली स्थल दिखाई देगा। जो जितना भी ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, खाली जगह बहुत बड़ा, वो है फिलिंग कंपोनेंट, जो कि भरण उत्तक की तरह कार्य करता है। अब ये मान के चलो फिलिंग कंपोनेंट है, उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या फिर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या फिर अधात्री हिंदी में कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, या हरित लवक का जो मैट्रिक्स है अधात्री, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेना, जो कि सॉरी स्ट्रोमा, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। तो स्ट्रोमा जो है वो क्या है, जितना भी ये फिलिंग कंपोनेंट है या धात्री है उसको बोलते हैं, जो कि प्रोटीनेशियस, प्रोटीन का बना हुआ अधात्री होता है। तो याद रखना है, ये जितना भी खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है वो इसका क्या है, अधात्री है, जो कि प्रोटीन का बना हुआ, और उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और दूसरे ये जो स्टैक्स ऑफ कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं, सिक्के के ऊपर सिक्के, इस तरह से की संरचना, बिल्डिंग बनी हुई है, ये जस्ट यूं लग रहा है ऐसे एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का आपने रख दिया, तो ढेरी जो बन जाती है उसको अपने क्या बोलेंगे, एक ग्रेनम। ग्रेनम क्या है, एक वचन है, ये सिंगुलर टर्म है। प्लूरल टर्म जैसे मैंने यहाँ 3-4 दिखा रखे हैं, तो वो 3-4 को ग्रुपली क्या बोलेंगे, अपने ग्रेना बोलेंगे। तो मुख्य रूप से अपने पास दो घटक आ गए, किसके, हरितला हो गया, क्लोरोप्लास्ट के, ग्रेना हो गया, दूसरा स्ट्रोमा हो गया, ग्रेना और स्ट्रोमा। और यहाँ पर ये जो इस तरह से स्टैक्स ऑफ कॉइन्स दिखा रखे हैं, सिक्कों की ढेरियां, जहां हर एक सिक्के जैसी जो स्ट्रक्चर है, स्टैक है, सॉरी जो कॉइन है, वो किसका कार्य कर रहा है, वो थाइलेकोइड है। तो कह सकते हैं ग्रेनम की जो यूनिट है, इकाई, एक ये जो बिल्डिंग बना रखी है उसमें बहुत सारे छोटे क्या है, सिक्के जैसी संरचना है, उनको क्या बोलेंगे अपने, उनको एक सिंगल को क्या बोल देंगे, थाइलेकोइड। ये अपने आगे डिस्कस करेंगे थाइलेकोइड का क्या रोल होता है। लेकिन छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हो कि जो ग्रेनम वाला पार्ट है वो लाइट रिएक्शन या प्रकाशीय अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि स्ट्रोमा वाला भाग है वो डार्क रिएक्शन या अप्रकाशीय अभिक्रिया में भाग लेता है। हाँ, उससे पहले एक बात और है कि इनकी खोज किसने की। अगर पूछा जाए कि हरितलव की या अपने क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की, तो क्रेडिट किसको जाता है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक को जाता है। ल्यूवेनहोक बोल सकते हैं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक इसका पूरा नाम है, इसने इसकी डिस्कवरी की, खोज की। और दूसरा ये जो इसकी टर्म किसने दी, स्किम्पर ने। ये जो क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक की जो शब्द है ये किसने दिया, स्किम्पर ने दिया। तो खोज किसने की, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। और इसकी जो टर्म है, ये जो शब्द दिया है क्लोरोप्लास्ट हरितलवक, वो किसने दिया है, किसने दिया है, स्किम्पर ने दिया। फिर आगे बढ़ते हैं अपने,
और क्या दिखाई दे रहा है इसमें खुद का डीएनए भी दिखाई दे रहा है। एक वृत्ताकार डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपने को द्विकुंडलित डीएनए दिखाई दे रहा है। साथ में क्या है, राइबोसोम भी। राइबोसोम किस प्रकार के, राइबोसोम किस प्रकार के हैं, राइबोसोम है 70s प्रकार के, 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए होने के कारण इसको स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहा गया है। स्वायत्त शासी कोशिकांग मतलब ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल क्यों बोला गया, इसके पास क्या है, खुद का डीएनए है जिससे वो खुद की जितनी भी एक्टिविटीज के अंदर होगी हरित लाभ के अंदर उसको कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, इसके पास 70s राइबोसोम 70s राइबोसोम, उसका क्या लाभ होगा, ये अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। साइटोलॉजी में आप पढ़ोगे, प्रोमोसर आपको पढ़ाएंगे कि जो राइबोसोम उनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला गया, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम के अंदर क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, या राइबोसोम है वो स्थल है जहां पर प्रोटीन बनता है। तो खुद का प्रोटीन बनता है, और दूसरा क्या है, अपने पास खुद का प्रोटीन है और साथ में क्या है, खुद का डीएनए। तो डीएनए की वजह से अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, साथ में जब अपने आप को डिवाइड भी कर सकता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कर सकता है। तो दोनों ही कैसे हैं, स्वायत्त शासी। लेकिन पूरी तरह से स्वायत्त शासी या ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ये होते हैं अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग। स्वायत्त शासी बोला गया, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोला गया। अब सेमी ऑटोनोमस या अर्ध स्वायत्त शासी क्यों बोला गया है, क्योंकि पूरी तरह से ये स्वायत्त शासी नहीं, खुद का कंट्रोल तो करता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसको काम करने के लिए, किसको काम करने के लिए, इसके डीएनए को काम करने के लिए, जो हरितलावक का डीएनए है उसको काम करने के लिए केंद्रकीय डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए पर डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। इस डीएनए को कार्य करने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है, केंद्रकीय डीएनए पर निर्भर रहना पड़ता है, न्यूक्लियर डीएनए पर। इसीलिए ये स्वायत्त शासी तो है लेकिन अर्ध स्वायत्त शासी है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। तो ये भी बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में अपनों ने अभी डिस्कस किया कि ये अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, क्योंकि उसके पास भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ प्रश्न के साथ मैं छोड़ जाता हूँ आप लोगों को। 7-8 क्वेश्चन इसमें से अपने को देखने को मिलते हैं। आप अगर आपके पास भी और भी प्रश्न हैं कुछ, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने और भी कंटिन्यू करेंगे इसी को। अभी तक हरित लाभ पूरा नहीं हुआ है, इस पे और भी अपने को अंदर की तरफ अपने को गहराई में उतरना है। तो यही कहूंगा कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, टिक कर रहिए। टिकने का मतलब है घर पे टिक कर पढ़िए, ये सुनहरा वक्त है आपके पास। धन्यवाद।